बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। आज सऊदी अरब और खलीजी मुमालिक में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। कल पाकिस्तान में मनाई जाएगी। आप सब लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक। इस मुबारक मौके पे मेरा दिल नहीं कर रहा कि कुछ ऐसी खबर दूँ, मूड नहीं खराब करना चाहता। अच्छी-अच्छी खबरें मैं गोशगुज़ार करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़े, उनकी अदायगियों और पाकिस्तान की मज़बूत होती हुई मईशत के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है, जो आपके साथ शेयर करनी है। हो सकदा थोड़ा जिहा मौजू जिहड़ा खुश्क जिहा होवे, लेकिन एक खुशी दी गल आ, जिहड़ी मैं चाहना कि तुसीं भी इंजॉय करो ईद दे दिनां दे विच। ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो सऊदी अरब में ईद मना रहे हैं आज, और खुसूसी दावत पे मोहम्मद बिन सलमान जो शहज़ादा हैं वहाँ के वली-अहद, उनकी खुसूसी दावत पे वो वहाँ गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके हमरा हैं, एक वफ़द भी उनके साथ है। और ये ख़्वाहिश का इज़हार किया गया, जो खबर है मेरी खबर, उसके मुताबिक वली-अहद की तरफ से ये ख़्वाहिश का इज़हार किया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर उनके साथ ईद मनाएँ। वज़ीर-ए-आज़म और उनका जो वफ़द है आज सऊदी अरब में ईद मनाएगा, और आज ही वो पाकिस्तान वापस आ जाएँगे। कल 7 मई को पाकिस्तान में ईद है, वो पाकिस्तान में भी ईद मनाएँगे, यानी 2-2 ईदें, दोहरी खुशियाँ। ये जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है ना, उसके बाद जो हालात बन गए हुए हैं, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि जनाब अल्लाह ताला पाकिस्तान पे मेहरबान है, और पाकिस्तान की किस्मत जो है ये जाग उठी है। बहुत अरसे बाद हम एक बावकार कौम के तौर पे दुनिया में पहचाने गए हैं। उधर ये हो रहा है, दो-दो ईदां जिहड़ी मैं गल कर रहा, असीं एक ते वज़ीर-ए-आज़म साहब दो-दो ईदां, ये बकौल सुहेल वड़ाइच साहब, ये खुला तज़ाद नहीं हैगा। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अमेरिका में जिस तरह पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, कश्मीर का इशू एक मुर्तफ़िर ज़िंदा हो गया है, और उन्होंने ये कहा है। और दूसरी तरफ जो भारतीय हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, वो जो उनके शशि थरूर साहब हैं, वो गए हुए हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा वहाँ पे, तो वहाँ उन्हें भारतीय ही घेर लेते हैं कि भाई साहब आप क्या करते फिर रहे हैं यहाँ पे। और सिख कम्युनिटी ने तो बाकायदा एहतजाज किया उनके खिलाफ, और फिर उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी। पार्किंग से निकलने के लिए उन्हें पुलिस की मदद लेना पड़ी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जहाँ जाते हैं, लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। दलाइल है हमारे पास, हम सच्चाई पे खड़े हुए हैं। भारत का एक दहशतगर्द रियासत के तौर पे चेहरा जो है, वो पूरी दुनिया के सामने उन्होंने दिखा दिया, पूरी दुनिया को उन्होंने दिखा दिया। और पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। ये इमेज जो है, ये इसमें इसमें इजाफा हो रहा है इस इमेज में कि पाकिस्तान नाम यही है। इवन ये कि ये जो इनके शशि थरूर हैं, उन्होंने ये कहा है, बयान दिया कि जनाब ये जो नौजवान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इनकी वालदा जो है वो दहशतगर्दों के हाथों जो शहीद हो गई थी, तो इस पे मुझे अफसोस है। लेकिन साथ ही उन्होंने वो अपना मुज़ाहरा, उन्होंने वो एक बात करनी होती है, जनाब अगर आप अपने घर के पिछले लान में जो है सांप पालेंगे तो आप ये तो कैसे करेंगे, वो सिर्फ जो है वो हमसायों को काटेंगे। इस तरह की उन्होंने बात की है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ने ये दहशतगर्द जो है इनको परवान चढ़ाया, अब ये खुद ही भुगत रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास सबूत है इस बात के। कुलभूषण का भी जिक्र किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, जनाब वो पकड़ा हुआ है हमने। वो के बीएलए और जो फितनल खारिज है, उनके पीछे जो भारत है, भारत का हाथ है, जो प्रॉक्सीज के तौर पे काम कर रहे हैं उनकी। और फिर उन्होंने ये बात भी की है, उन्होंने क्रेडिट फिर दिया एक मुर्तबा ट्रंप को। और ट्रंप साहब जहाँ भी बात करते हैं, इवन ये कि उनके रूसी सदर के साथ, पुतिन के साथ जो गुफ्तगू हुई टेलीफोन पे 45 मिनट, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया पाकिस्तान और भारत के जो हालात है इस हवाले से। ये उन्होंने बताया कि जनाब मैंने सीज फायर करवाया। भारत वालों को शर्म आती है ये बात मानते हुए, क्योंकि वो ये बात मानते हैं तो इसका मतलब ये लिया जाएगा, जो कि है, जो कि हकीकत है, कि जनाब भारत जो है, इसने तरला मारा था अमेरिका का, ट्रंप का, कि जनाब साडी सुलह करवा दो, ये बड़ियां चपेड़ा मार रहे हैं सानू। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो एक बात की है, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो इंडिया वाले हैं ना, इन्होंने जो मिसाइल इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो ऐसे मिसाइल हैं जो एटमी वार हेड ले जा सकते हैं। वो कहते हैं 30 सेकेंड होते हैं, हमें क्या पता जनाब ये रिवायती हथियार लेके आ रहे हैं मिसाइल, या फिर ये इसमें एटमी जो हेड है वो लगा हुआ है, तो हम तो रिएक्शन में कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं अगर अब जंग हुई ना,
फिर ट्रंप साहब जो है उनको मौका नहीं मिलेगा सीज फायर करवाने का। ये वही बात है जो हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सार शमशाद ने चंद दिन पहले की थी। बहरहाल जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जनाब छाए हुए हैं उधर, और इधर जो है ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब छाए हुए हैं। और दूसरी तरफ, अच्छा वैसे ये खुशी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ईद की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे गजा के और फ़लस्तीन के जो हमारे लोग हैं, जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, नहत्ते लोग जो हैं, मासूम शहरी 60-70 हज़ार लोग जो हैं कत्ल हो चुके हैं इसराइल के हाथों वहाँ, और अभी वो और कत्लेआम किए जा रहे हैं। और ये एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, दिल दुखता है। ये खुशियाँ जो ईद की खुशियाँ, जो खुशी की बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मान पड़ जाती है जब हम उनकी तरफ देखते हैं। तो ये एक तस्वीर देखिए, ये तारीख का शर्मनाक तरीन हाथ है, ये जो आप देख रहे हैं। ये जनाब अमेरिका जो है ये वीटो कर रहा है। एक जो सलामती कौंसिल में, यूएन के सलामती कौंसिल में एक करारदाद पेश की गई जंगबंदी की, गजा में जंगबंदी कर दी जाए और उसके साथ ये कि जनाब वहाँ इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की जाए, लेकिन अमेरिका बहादुर ने उसे वीटो कर दिया। ये 15 ममालिक हैं, 5 जो हैं वो मुस्तकिल अरकान हैं जिनके पास वीटो पावर है, जिसमें चीन है, रूस है, बरतानिया है, फ्रांस है और अमेरिका है। बाकी 10 जो है वो गैर मुस्तकिल जो हैं वो उसके मेंबर हैं। तो 14 मेंबरान जो हैं वो एक तरफ थे, उन्होंने कहा जनाब ये जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन ये हाथ जो है बड़े शर्मनाक अंदाज से जो उठाया गया है, तारीख का शर्मनाक तरीन हाथ है ये। वो कह रहे हैं जनाब नहीं, उसमें वीटो करेंगे, वो वीटो पावर है उनके पास, वीटो पावर कर देने जनाब जंगबंदी नहीं होगी। और फिर एक और मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के हवाले से कहता रहता हूँ कि जनाब वो इरेलीवेंट हो गए हैं, बल्कि मैंने तो एक वीलाग में ये भी कह दिया कि वो मुस्तकिल के असगर खान साहब हैं। असगर खान का 1977 की जो तहरीक थी बड़ा नाम था, कराची में उन्होंने जो जुलूस निकाला था, तो वो अब भी लोग पूछते हैं कि अगर कोई बड़ा जुलूस निकाला जाए वहाँ सियासी, तो लोग पूछते हैं कि जनाब ये असगर खान जितना बड़ा जुलूस था या जलसा था, जैसे लाहौर में बेनज़ीर भुट्टो का जब इस्तिकबाल हुआ था, वापस आई थी जलावतनी के बाद, तो जो जहाँ उनका इस्तिकबाल हुआ था, ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, तो उसकी भी लोग मिसालें देते हैं कि जनाब उतना बड़ा जुलूस था, उतना बड़ा जलसा था। तो ये इमरान खान साहब मुझे इररिलेवेंट होते हुए इररिलेवेंट हो गए नहीं यार, होते हुए नजर के आ रहे हैं। ये अब टामक टोइयां मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जनाब किसी न किसी तरीके से जो सियासी मंजरनामे पे कोई धुंधला सा अक्स हो या नुमाया अक्स हो इनका रहे। कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। कल भी शायद मैंने ये अर्ज किया था, कल या परसों, कि जनाब ये जो धमके शमके देना जनाब, ये हमने तहरीक चला देनी है, ये कर देना, वो कर देना, तो ये सिर्फ इसलिए कि जनाब एनआरओ मांग रहे हैं कि यार कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाए, मेरी कोई सुन लो यार। ये बच्चा रोंदा नहीं मां नूं देख के तो जो हासिल करने वास्ते, ये उस तरह खान साहब रो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने पेशगोई की थी जनाब 5 तारीख की, जनाब खान साहब बाहर आ जाएंगे 5 तारीख को। मैंने पहले अर्ज कर दिया जनाब कोई ऐसे नजर ही नहीं, आसार नजर ही नहीं आ रहे, कैसे बाहर आ जाएंगे? वो जाके कह देंगे नैब वाले 190 मिलियन पाउंड वाला अलकादर ट्रस्ट केस में इन्हें 14 साल सजा हुई है, उन्होंने बेगम को 7 साल सजा हो चुकी हुई है, तो उसमें मैंने ये कहा था वो जाके कह देंगे जनाब हमें तैयारी करनी है, वो टीम मुकर्रर करनी है। तो यही हुआ, उन्होंने जनाब कल ही हमें नोटिस मिला है, हमने तो जनाब वो प्रोसिक्यूटर्स की टीम मुकर्रर करनी है। तो जो बेंच है उसने ये कह दिया, सरफराज डोगर साहब जो हैं काम चीफ जस्टिस और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल, उनका ठीक है जनाब, वो कह रहे 14 दिन दे दें हमें, तो उनका नहीं 7 दिन काफ़ी है, 11 तारीख को दोबारा इस केस की समाअत होगी, तो देखते फिर आगे क्या होता है। इनके वकील ने वैसे तरले तुल्ले बड़े मारे जनाब के, हमने बड़ी मेहनत समाजत के बाद जनाब ये मामला किया है, ये तारीख निकली है हमारी, तो फिर जनाब आप डेट दे रहे हैं, दोबारा वो डेट तो मिलनी थी, ईद जी आप जेल में गुजारेंगे। अच्छा ये तो है ना, वो एक और जो वाकया हुआ है जेल में, वो ये हुआ है कि खान साहब जो हैं ये कह रहे हैं ना जनाब मेरी बेगम जो है उसको जनाब 14 माह से बिला वजह कैद में रखा गया है, हर काम में, हर जुर्म में इनके साथ शरीक थी। वो कहते हैं जब मैंने उसको निकाला, बादशाह को यानी आसम मुनीर को जब डीजीआई से के ओहदे से हटाया, तो अब इन्होंने नाम ले दिया कि जुल्फी बुखारी से उन्होंने कहा कि मैं आपा से मिलना चाहता हूँ। तो आपा ने यानी बुशरा बेगम ने आगे से कह दिया कि नहीं जनाब मेरे तो
ये मुतलका मामला ही नहीं है, मैंने क्यों मिलना है, यानी मेरी बेगम ने इनकार कर दिया। अब ये इंतकाम ले रहा है, सीधी सीधी बात कर रहा है इमरान खान, सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं जनाब। अब जो जेल के कर्नल जो लगाया हुआ है उसके जरिए इंतकाम ले रहा है। मेरी बेगम जो है कैद तन्हाई में है। अच्छा, ये कैद तन्हाई वाला जो मामला, इसी से जुड़ी हुई बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। ये जीएचक्यू केस लगा हुआ था वहां पे, जीएचक्यू हमला केस, उसका जो मुद्दई है ना इंस्पेक्टर रियाद, उसका बयान हुआ, तो उसके बाद जो इनकी वकला की टीम थी ना, उसने वहां रोला शाला डाल दिया। उन्होंने कहा जनाब नहीं, वो सलमान अकरम राजा को बुलाओ, सलमान अकरम राजा को बुलाओ। तो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा जनाब सलमान अकरम राजा तो इस केस में उसने अभी तक मावनत ही नहीं की, उसको क्यों बुलाना है। वो कहते हैं ये जनाब जो है ना, ये साजिश मुजरमाना के लिए मुशावरत करना चाहता है सलमान अकरम राजा। उन्हें जिम्मेदारी देती है ना कि सारे जनाब हदायत अमल दरामद उन्हें कराना, जी तहरीक चलनी है, पता नहीं चल रही है कि चल रही है, कितने चल रही है। तो बार वो जनाब फिर जो वकला है, वो कुछ गवाहों के बयान होने थे, वो नहीं हो सके। तो जज साहब ने जनाब, जो वकला ने हंगामा शंगामा किया, उनका हम बाइकआउट कर देंगे, ये जो भी किया कार्रवाई नहीं चलने दी उन्होंने। तो उन्होंने जज साहब ने जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के अदालत के जज, उन्होंने जनाब वो उनको तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी कर दिया और 21 तारीख पे समाअत जो मुलतवी कर दिए। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ये कहते हैं मेरी बेगम को कैद तन्हाई में रखा गया है। उसके बाद जब ये चले गए ना, बिल्कुल मेरे जराए ये बता रहे हैं मुझे, खान साहब जो है वो बुशरा बेगम की बैरक की तरफ दौड़े, दौड़ लगा दी इन्होंने। मैंने कहा वाकईतन जैसे वो अंदर भागते हैं, उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो महावरतन कह रहा हूँ जनाब, ये दौड़ के जाना चाह रहे थे बुशरा बेगम की बैरक की तरफ। जनाब मेरी बेगम जो है वो कैद तन्हाई में है, बिला वजह कैद काट रही है, इंतकामी निशाना बनाया जा रहा है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है उन्हें। तो जनाब मैंने उससे मिलना है। तो वो फिर कहते हैं हमने रोका रोका, जनाब आप नहीं मुलाकात कर सकते, नहीं जा सकते, आप उधर जा ही नहीं सकते, आप कैसे मुलाकात करेंगे वगैरह वगैरह। अदालत की गल भी तुम नहीं मनते। बहरहाल फिर वो कहते जनाब असी वो डंडा डोली जी करके ना खिच खिचा के जिद्दां बंदे नूं लै जांदे ने, इन्हां नूं लै गए जनाब, इन्हां नूं जाके इन्हां दे बैरक दे विच इन्हां नूं डकिया ते इन्हां ने बहरहाल दौड़ दूड़ लाई, मुलाकात की कोशिश की, बुझदा होगे तो बड़े हताश होए ने। वो कहते हैं ना वो कि कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो। तो खान साहब ने ऐसे ही एक कोशिश जो है वो की। और जो अच्छी खबर है ना, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये हमारे दोस्त हैं सरदार अजहर सुल्तान साहब, ये इम्पोर्टर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। तो वो हर वक्त ना बेचारे जमा तफरीकें करके कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबर बन जाए, ये अदाद शुमार इकट्ठे करते रहते हैं। उन्होंने मुझे कुछ एक चंद एक ना रिपोर्ट्स भेजी। तो ये मैंने पहले भी अर्ज किया, ये खुश्क सा मौजू है। तो अगर आपको पसंद आए तो ये इस खुशखबरी के हवाले से वो जो हमारे दोस्त हैं सरदार अजहर सुल्तान साहब, उनको दुआ दीजिएगा। अगर आप बोर हो गए तो फिर सब्र कीजिएगा, बददुआ देने लग जाना। अच्छा, अब ये मामला ये है कि वो पाकिस्तान है ना, इसने जो बैरूनी कर्जे हैं वो इन्होंने 2025 यानी 2024-25 में जो उनकी अदायगियाँ करनी है ना, वो इन्होंने करनी है 26 अरब डॉलर। 26 अरब डॉलर हमने देने आईएमएफ को, जो किस्तें वगैरह देते हैं ना, सूद भी देते हैं साथ, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस कर रहे हैं। तो वो 26 अरब डॉलर सर एक साल के देने हैं। अब इसमें खुशी की बात यह है कि ये कर्ज वापस करने के लिए हमें मजीद कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, यानी आखिरी समाही जो है ना उसकी किस्त अदा करने के लिए हमें मजीद कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। हम किस्त अदा करने के लिए और सूद अदा करने के लिए कर्जा लेते रहे माजी में। ये एक मुस्बत इशारिया है, जो इंडिकेशन हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। जैसे वो मैंने अर्ज किया था ना एक दिन के जनाब, पाकिस्तान जो है वो 40वीं बड़ी मैशत जो है बन चुकी हुई है। अगर यही हालात रहे ना तो ये पेशगोई की जा सकती है कि आइंदा 5-6 साल में पाकिस्तान जो है, जो उनके टारगेट था एक दौर में कि 20वीं बड़ी मैशत, वहां तक आ सकता है। कर्जों से आजाद होने वाले हैं हम सर। यही मैं कहता हूँ कि अल्लाह की खास मेहरबानी हुई है पाकिस्तान के ऊपर। अब ये जो है जनाब, हमने अब तक जो है ना ये 3 समाहियों के यानी जुलाई से मार्च तक जो हमने किस्तें देनी थी ना, वो मजमूई तौर पर जनाब हम 11 अरब 46 करोड़ 60 लाख डॉलर जो है वो अदा कर चुके हैं।
26 अरब डॉलर अदा करने थे, उनमें सूद भी शामिल है 26 अरब में। उनमें 11 अरब 46 करोड़ 60 लाख डॉलर जो है वो हम दे चुके हुए हैं, और 7 अरब 47 करोड़ डॉलर हमने जो असल जार है वो वापस किया है, और 3 अरब 99 करोड़ डॉलर जो है वो सूद की मद में हमने अदा किए। जो कहते हैं सूद की मद में लेते रहते हैं। ये मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जो अक्टूबर 2024 में एक रिपोर्ट पेश की गई स्टेट बैंक की तरफ से, जो पार्लियामेंट की मुतलका कायमा कमेटी है ना, उसने रिपोर्ट मंगाई थी। दसों जनाब कितने पैसे देने, कितने लेन दे रहे हो, की मामला की नहीं। तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि जनाब 30 सालों में ना, 30 सालों की रिपोर्ट थी, पाकिस्तान ने IMF से 29 अरब डॉलर जो है वो कर्जा लिया, और 21 अरब 72 करोड़ रुपए डॉलर जो है ये वापस कर चुके हुए हैं। इसके बावजूद वो कहते हैं ना, फिर कर्जा देने के लिए मजीद कर्जा लेते हैं। ये तो असली वाला कर्जा है ना, तो कर्जों की अदायगियों के लिए जो कर्जा वगैरह लिया हुआ है इन्होंने, तो और ये जो आखिरी पैकेज है ये मिला के जनाब आप इन्होंने एक साल में 26 अरब डॉलर की अदायगियां करनी थी, जो कि मैंने अर्ज किया कि तकरीबन 12 जो अरब डॉलर हैं वो हम अदा कर चुके हुए हैं उनको। अच्छा जी, अदायगी मुमकिन कैसे हो रही है? नए कर्ज की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? अब हमारे गवर्नर स्टेट बैंक जो है ना, जमील अहमद साहब, उन्होंने तो ये कहा है कि जनाब ये वो बड़े पुर उम्मीद है कि ये रोल बैक हो जाएगा, रीशेड्यूल हो जाएगा। ये जनाब 12 अरब 30 करोड़ डॉलर है, बाकी से दी जा रहे थे, भी रीशेड्यूल थोड़े जब सूद और लग जाएगा तो जरूरत नहीं पाएगी। अच्छा, अब जो हमने जो रिपोर्ट्स मैंने निकाली हैं उसमें जो पहली समाई थी ना जुलाई 10 सितंबर, उसमें 2 अरब 13 करोड़ 40 लाख डॉलर जो है वो हमने जो असल जार है वो वापस किया, और 1 अरब 34 करोड़ 30 लाख डॉलर सूद की मद में अदा किया। और दूसरी समाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में हमने जनाब 4 अरब 17 करोड़ 60 लाख डॉलर वापस किए, जिसमें 1 अरब 39 करोड़ डॉलर सूद जो है वो भी शामिल है। और फिर तीसरी समाही में यानी जनवरी से मार्च तक जो है हमने इस साल ये अदा किए 3 अरब 81 करोड़ 30 लाख डॉलर, इनमें 1 अरब 26 करोड़ 30 लाख डॉलर जो है ये सूद की रकम शामिल है। अब जो खुशखबरी है, खुशखबरी ये है कि जनाब अगर हम ये रोल बैक भी नहीं होता फिर भी हम इस पोजीशन में हैं कि जो आखिरी किस्त है वो अदा कर सकते हैं। वो कैसे अदा कर सकते हैं? इसमें जो हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई है ना, जो दरामदात की, जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उस हवाले से जो हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई है, एक तो जनाब गैर ज़रूरी जो इंपोर्ट थी उस पर बंदी लगी हुई है, बाकी स्मगलिंग रोक दी हुई है, और फिर ये जो 2 नंबरी करते थे, मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स मंगवा के यहाँ जनाब फिर जोड़ जोड़ के उसको जनाब करते थे, टैक्स को बचाते थे उस पर। और फिर एक और जो शिपमेंट है, जो 1 माह में शिपमेंट आती थी, अब ये बैंक वाले भी जनाब उनको ये कागजों में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन अमली तौर पे जो बैंक हैं वो भी जनाब ताखीर कर देते हैं, और इस तरह मामला जो इस तरह बन गया हुआ है कि जनाब वो शिपमेंट जो है वो 1 माह वाली 3-3 माह 4-4 माह लग जाते हैं पाकिस्तान में आते हुए। इसके बावजूद काम चल रहा है ना, और बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ खुशखबरी की बात ये है। अच्छा, रवां माली साल में जो पिछले साल जुलाई से शुरू होता है, तो पहले 11 माह में हमने जो बाहर से चीज़ें मंगवाई हैं, इम्पोर्ट की हैं, जो हमारी दरामदात हैं वो हैं 53 अरब 45 करोड़ की। और जून तक, आखिरी जो महीना है 30 जून तक, ये ख्याल है कि ये 56 अरब डॉलर तक ये पहुंच जाएंगी हमारी दरामदात, जो हमने डॉलर बाहर भिजवाए हैं और उनके वो चीज़ें मंगवाई हैं। अच्छा, ये इसमें बड़ा फायदा हुआ है जो हुकूमत ने एक सख्त पॉलिसी बनाई है ना दरामदात के हवाले से, ये उसका नतीजा है। इसमें फायदा क्या हुआ है? ये 2022 में जनाब 21-22 में जो हमने दरामदत थी ना हमारी, उनकी मालियत थी 84 अरब डॉलर। एम ही मंगवाई जा रहे थे, मंगवा लो जी, ये भी मंगवा लो जी, जो दिल करता मंगवा लो जनाब, स्मगलिंग अलग। और फिर 2021 में ये 63 अरब डॉलर थी। अगर 2022 से मुवाजना करें 84 अरब से, तो जनाब और 56 अरब अब लगा दें, तो जनाब ये 28 अरब डॉलर आप कह सकते हैं कि हमने दरामदात की मद में बचत की है। ये वो वाले पैसे हैं जो मैं कह रहा हूँ आगे जाके हमें फायदा देंगे। हम
अपनी बरामदात जो है, जो बाहर चीजें भिजवाते हैं, उनमें तो खातर खा इजाफा करने की पोजीशन में नहीं है। तो इसका जो तजारती सारा कम करने का एक ही तरीका था जो मौजूदा हुकूमत ने इख्तियार किया है कि दरामदात जो है वो कम कर दी जाए, इम्पोर्ट कम कर दी जाए, गैर जरूरी चीजें मंगवाने से इनकार कर दिए। काम चल रहा है ना। अच्छा, वो दूसरा जो है कि जो हमने बाहर भिजवाई है बरामदात जो हैं, वो जो पहले 11 माह की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जनाब बरामदात है हमारी इस मरतबा इजाफा हुआ उसमें, वो है 29 अरब 44 करोड़ 50 लाख डॉलर। ये हमारी इंपोर्ट है। और अगर यही निकालें, औसत निकालें, तो ये जून के आखिर तक ख्याल ये है कि 32 अरब के करीब जो है ये हमारी जो है ये होंगी बरामदात जो बाहर भेजेंगे। अगर हमारी बरामदात जो है ना वो पहुंच जाती हैं 30 अरब डॉलर तक, तो फिर जो हमारा तजारती खसारा है ना इस साल का, वो होगा जनाब 26 अरब। लेकिन मैं जो औसत देख रहा हूँ उस हवाले से मेरा ख्याल है कि 32 अरब डॉलर तक हमारी बरामदात जो है इस माह के आखिर तक वो पहुंच जाएंगी। तो इस तरह जो हमारा खसारा है वो जनाब बनता है 24 अरब डॉलर तजारती खसारा। ये पूरा कहाँ से होना है? ये पूरा होना है जनाब जो हमारी रेमिटेंसेज हैं, तरसीलात ज़ार, जो हमारे बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी भाइयों में भेजते हैं, उनसे पूरा होना है। और ये इस दफ़ा रिकॉर्ड तरसीलात ज़ार जो हैं ये आई हैं। ये इनका जो तखमीना था ना, इनका ख्याल था कि जनाब 35 अरब डॉलर इन्होंने लगाया हुआ था। जनाब 35 अरब डॉलर जनाब ये आ जाए ना तो जनाब बड़ा है। लेकिन बाद में जो खास तौर पे मार्च में आई हैं 4.1 अरब डॉलर जो हैं ये बाहर से पाकिस्तान को आए हैं। और फिर उसके बाद इनको जनाब 38 अरब हो जाए, जनाब 38 अरब डॉलर काफ़ी है। अब 38 अरब तखमीना लगा लेगा, 38 अरब आ जाएंगे जनाब। अब जनाब ये गुज़श्ता माली साल में जो तरसीलात ज़र थी वो थी 30 अरब 25 करोड़ रुपए टोटल आए थे। लेकिन इस साल जुलाई 2024 से लेके अप्रैल तक 31 अरब 20 करोड़ डॉलर आ चुके हुए हैं। अगर यही हिसाब चलता रहा, यही औसत, मार्च वाला तो निकाल देना कि मार्च में तो रमज़ान थे और ईद थी और ज़कात ज़कूत के पैसे भी शायद पाकिस्तान में भेजे होंगे उन्होंने, वो निकाल दे। ये तकरीबन 3 अरब के करीब जो है ना ये महाना जो है ये पाकिस्तान को ये तरसीलात ज़र जिसको कहते हैं इस मद में आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो है ये 31 में 6 अरब डॉलर और डाल लें, 37 अरब डॉलर ये हैं। अच्छा, मैंने अर्ज किया था कि हमारा तजारती खसारा ना ये 24 अरब डॉलर। तो ये अगर 37 अरब डॉलर जो हैं तरसीलात ज़र हो जाती हैं 30 जून तक, तो फिर जनाब हमें जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर है उनमें कितना इजाफा होता है? 13 अरब डॉलर। अगर फर्ज करें कि 36 अरब लगा लें कि चलो जनाब 36 अरब डॉलर आएंगे बाहर से, तो फिर जनाब 12 अरब डॉलर जो है, और 12 अरब डॉलर जो है जो हमने कर्जा देना है, तकरीबन इतना ही कर्जा देना है, इससे थोड़ा ज्यादा है, 14 लगा लें, 2 अरब का मसला है। लेकिन हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर है वो कहते हैं जनाब वो जो है वो रोल बैक हो जाएगा, रीशेड्यूल हो जाएगा। तो जनाब ये है हमारी और तजारती पॉलिसी के समरात कि जनाब अगर रोल बैक नहीं भी होता तो हमने कितने पैसे देने हैं जनाब उनको? अगर हमारी तरसीलात ज़र और हमारी बरामदात को जमा कर लिया जाए, उनका जो मजमूआ है वो हमारी दरामदात जो है उससे 12 अरब डॉलर ज्यादा बनता है। तो फिर कर्जा क्यों लेना है कर्जा अदा करने के लिए? और हमारे पास वैसे भी जो ज़र मुबादला के ज़खायर कर्जे कुर्जे दे के उस तो बाद 26 अरब वाले की जड़े टोटल कर्जा देना था ना जिन्हें किस्ता कुस्ता दे चुके हुए हैं, उस तो बाद भी साढ़े को 14 अरब डॉलर के करीब जरा ना ये पिया होया उत्थे ज़र मुबादला के ज़खायर जिहड़े ने इन्ना कह गए। यानी ਇਹਦਾ मतलब ये है कि रोल बैक हो गए फिर तो साडियां मौजां ही मौजां ना, फिर तो सानू ना तेल वास्ते कर्जा लेना पैना ना किसी और काम वास्ते कर्जा लेना पैना, जो साढ़े को ज़खायर पे ने इन्हां असीं जनाब तजारत भी करते रहना, काम भी चलता रहना। अगर रोल बैक नहीं होंदा फिर थोड़ी जी प्रॉब्लम आएगी। बहरहाल मैं पूरा उम्मीद हूँ कि इस मरतबा
कर्ज अदा करने के लिए या सूद अदा करने के लिए ब्रूनी कर्जों का हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।